Hello everyone, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Lloyd channel. In this video, we are going to discuss the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 and we are directly covering the bare act for the purpose of clearing All India Bar Examination. तो अगर हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की बात करें तो वी हैव टोटल 3 चैप्टर्स एंड 30 सेक्शंस. ये भी काफी छोटा एक्ट है, जस्ट लाइक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो हमने कंप्लीट कर लिया. आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, दिस इज द 78th एक्ट ऑफ 1956 और इसे अडॉप्शन या अडॉप्ट करा गया था ऑन 21st of December 1956. अगर अडॉप्शन का मतलब देखा जाए तो adoption in the modern sense can be defined as the transplantation of a person from one family in which he or she is born to the another family where he or she is given by natural parents. तो that is known as adoption. हम किसी person को या किसी child को एक फैमिली से दूसरे फैमिली में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज अडॉप्शन. अब हिंदू लॉ में अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या लॉज फॉलो होते हैं, उसके बारे में हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में पढ़ते हैं. प्रायर टू द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1946 we didn't have any specific clarity regarding the laws which was governing the adoption, as there were many customary laws on the issues, and it was also seen that only boys can be given an adoption and not the girls. But after the Hindu Adoption and Maintenance Act, it has been codified that both boy and a girl child can be given in the adoption. And अगर हम पर्पस की बात करें तो see, this act is used for the amending purpose and for the codifying the law relating to adoption and maintenance among the Hindus. अगर आपसे प्रियम्बल पूछा जाए, अगर आपसे पर्पस पूछा जाए, प्रियम्बल में ऑब्जेक्ट एंड पर्पस दिए रहते हैं किसी भी एक्ट के. तो अगर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की प्रियम्बल की हम बात करें, एक लाइन का तो प्रियम्बल है यहाँ पर, इसमें बात करी जा रही है कि जो अडॉप्शन और मेंटेनेंस के लॉज होंगे उसे हम अमेंड करते हैं और कोडिफाई करते हैं बाय दिस एक्ट. अब हम आते हैं चैप्टर 1 के, विच इज द प्रिलिमिनरी पार्ट. फर्स्ट सेक्शन इट टॉक्स अबाउट द शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट. तो इस एक्ट को हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कहते हैं 1956. ये मैंने कई बार ऑलरेडी कह दिया. एंड इसकी एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. अर्लियर ये स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता था, बट आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, this law has become applicable to the state of J&K also. अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट कि किन लोगों पर ये एक्ट अप्लाई होता है. तो सेक्शन 2 इज सिमिलर टू द सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. इसमें भी यही बात करी गई है कि जो एप्लीकेशन है इस एक्ट का वो उन लोगों पर अप्लाई होगा जो लोग हिंदू बाय रिलीजन हैं, या फिर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम किसी भी वैश्यव, लिंगायत और दी फॉलोअर ऑफ दी ब्राह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज. जो लोग भी वैश्यव, लिंगायत या फिर फॉलोअर है ब्राह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज के, उन पर भी ये एक्ट लागू होने वाला है. दिस एक्ट विल ऑल्सो अप्लाइज ऑन दी बुद्धिस्ट, जैन और सिख पर्सन. एंड एक और बात यहाँ कही गई है कि दिस एक्ट डजंट अप्लाई ऑन मुस्लिम, Christian, Parsi or Jew religion unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of that law. See, किसी भी एरिया में जहां पर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अप्लाई होता है वहां पर कोई ऐसे पर्सन है जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या फिर ज्यू नहीं है, तो उन पर ये हिंदू लॉ अप्लाई होने वाला है. हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट उन लोगों पर अप्लाई होगा जब तक कि वो ये बात शो ना कर दें कि वी आर नॉट गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ और बाय एनी कस्टम और यूसेज ऑफ दिस लॉ. अब हम इन लोगों को कह सकते हैं कि दे आर द हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन या सिख बाय रिलीजन. सी, कोई भी ऐसा चाइल्ड है जो कि लेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट है, जिनके दोनों पेरेंट्स मतलब मदर और फादर दे बोथ आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, तो उस चाइल्ड को हम मान लेंगे कि दैट चाइल्ड इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन. या फिर
कोई भी ऐसा चाइल्ड जिसके एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, और उस चाइल्ड को ब्रॉट अप करा गया है एज द मेंबर या मेंबर ऑफ सच ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली, मतलब जिसके एक पेरेंट भी अगर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है बाय रिलीजन, और उस चाइल्ड को ब्रॉट अप करा गया है एज सच कम्युनिटी या सच ट्राइब, तो दैट चाइल्ड इज विल बी कमिंग अंडर दिस एक्ट, whether that child is legitimate or illegitimate. इसके बाद अगर हम बात करें किसी ऐसे चाइल्ड को जिसे अबैंडन कर दिया गया है बोथ बाय हिज फादर एंड मदर, किसी चाइल्ड को अबैंडन कर दिया गया है या फिर उस चाइल्ड के पेरेंट का हमको पता नहीं है कि हु इज द फादर एंड मदर ऑफ दैट चाइल्ड, और इन सारे मामलों में अगर उस चाइल्ड को हम ब्रॉट अप करते हैं एज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, देन उन बच्चों पर भी दिस एक्ट विल अप्लाई। इसके बाद अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने खुद को कन्वर्ट करा है इन हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन, तो उन पर भी ये अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट लागू होने वाला है। या फिर कोई पर्सन जिसने खुद को रिकन्वर्ट करा है, सपोज समवन वाज हिंदू, बाद में उसने अपना कन्वर्जन कराया इनटू सम अदर रिलीजन, उसके बाद दैट पर्सन हैज रिकन्वर्टेड हिमसेल्फ टू हिंदू रिलीजन, या फिर बुद्धिस्ट, जैन और सिख, एनी ऑफ द रिलीजन, ये रिकन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन के बाद उसने फिर कन्वर्जन कराया, तो प्रेजेंटली वो जिस धर्म में है तो उसके अकॉर्डिंग हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन में इफ दैट पर्सन इज फॉलोइंग, तो उस पर भी ये एक्ट लागू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, दैट मीन सेक्शन 2 के जितने भी पॉइंट्स हैं, दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो हमने पढ़ा था। इसमें लेकिन एक पॉइंट सिर्फ यहाँ पर ऐड कर दिया गया है कि जिस चाइल्ड के फादर या मदर का हमें पता नहीं है और उसे अगर ब्रॉट अप किया गया है एज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, तो उस चाइल्ड को भी हम मान लेंगे कि इस एक्ट के थ्रू वो लागू होगा, इस एक्ट के थ्रू से अडॉप्शन या मेंटेनेंस का अधिकार मिलेगा। अब हम बात करते हैं किन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होने वाला है। सी, एक पॉइंट तो हमने बोल दिया कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन जो भी पर्सन नहीं है तो उन पर ये अप्लाई होता है। दैट मीन्स इन लोगों पर तो ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू रिलीजन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होने वाला है। एंड साथ ही साथ कोई भी ऐसा पर्सन जो शेड्यूल्ड ट्राइब में फॉल करता है। अब शेड्यूल्ड ट्राइब की हम डेफिनेशन कहाँ से देखने वाले हैं, तो हमारे आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में जो भी डेफिनेशन दी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब की, उसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब मानते हैं और उन पर यह एक्ट अप्लाई नहीं होने वाला है जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा उन पर भी ये लागू ना कर दे, ठीक है। एक्सप्रेशन हिंदू की यहाँ पर बात हो रही है कि in any portion of this act shall be construed as if it included a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of provisions contained in this section. कोई पर्सन हो सकता है कि he is not Hindu by religion, लेकिन उन पर ये एक्ट अगर अप्लाई हो रहा है, ये कंस्ट्रू किया जा रहा है कि दिस एक्ट अप्लाइज ऑन दैट पर्सन, तो एक्सप्रेशन हिंदू इंक्लूड कर लिया जाएगा उनके लिए भी, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू हिंदू मैरिज एक्ट। अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है तो आपका सेक्शन 1 एंड 2 तो क्लियर हो जाने वाला है। सेक्शन 3 के क्लॉज 1 भी आपका क्लियर हो जाएगा कस्टम एंड यूसेज के बारे में। इसके बारे में हमने अपने सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में भी बताया और हिंदू मैरिज एक्ट, इन दोनों जगहों पर हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो एक बार और मैं बता दूं कि कस्टम और यूसेज क्या होते हैं। ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअस चले आ रहे हैं काफी टाइम से, एंड ये यूनिफॉर्म होते हैं, जिसे हम लॉन्ग टाइम से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ दिस इज यूनिफॉर्म सिंस लॉन्ग टाइम, एंड इसे फोर्स ऑफ लॉ मिल चुका है अमंग हिंदूज इन एनी लोकल एरिया, ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली। किसी भी लोकल एरिया, ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप या फैमिली में फोर्स किया जा रहा है एज अ लॉ, इन्हें मिल चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें, प्रोवाइडेड दैट द रूल इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल, जो कस्टम या यूसेज है हमारा वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए या फिर वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। अगर दैट रूल या दैट कस्टम इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी तो वी कैन स्टॉप दैट। Provided further that in case of rule applicable only to a family, it has not been discontinued by the family. अगर किसी फैमिली के कस्टम की हम बात कर रहे हैं तो that custom should not have been discontinued. अगर एक बार वो discontinue हो गया तो we cannot call it as a custom.
बिकॉज कस्टम हमेशा कंटिन्यूअस होता है, यूनिफॉर्म होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 3B में मेंटेनेंस की डेफिनेशन मिल रही है, ओके। 3A में हम कस्टम एंड यूसेज की डेफिनेशन देख रहे हैं। 3B में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंटेनेंस की डेफिनेशन कहाँ दी गई है इन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो करेक्ट आंसर विल बी सेक्शन 3 क्लॉज बी। तो मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें शामिल हो जाती है? मेंटेनेंस में शामिल हम कर सकते हैं फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। मेंटेनेंस का मतलब होता है किसी पर्सन को मेंटेन करना, उसे हम भत्ता दे रहे हैं या फिर किसी भी तरह से वो एक लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पा रहा है, जो बेयर मिनिमम होता है एक लिविंग पर्सन के लिए, एक पर्सन के लिए जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज मेंटेनेंस। तो उसमें फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन और मेडिकल अटेंडेंस तो आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई अनमैरिड डॉटर है तो अनमैरिड डॉटर के मामले में हम रीजनेबल एक्सपेंस भी उसे देंगे फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ एन इंसिडेंट टू हर मैरिज, ये अनमैरिड डॉटर के केस में होगा, ठीक है। और माइनर का क्या डेफिनेशन होता है? माइनर मतलब कोई भी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब ओवरराइडिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें, सी सेक्शन 4 में ओवरराइडिंग इफेक्ट जो दिया हुआ है, दिस इज आल्सो सिमिलर टू हिंदू मैरिज एक्ट। और इसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऐसा टेक्स्ट, रूल या इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ या फिर किसी कस्टम का कोई भी टेक्स्ट, रूल या इंटरप्रिटेशन है, इस एक्ट के आने से पहले जो भी चीजें थी, अगर वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो हम उस रूल या टेक्स्ट या इंटरप्रिटेशन को नहीं मानने वाले हैं। ये होता है हमारा ओवरराइडिंग इफेक्ट। अगर वो कंसिस्टेंट चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्ट, तब वो वैलिड है, अदरवाइज दिस एक्ट विल ओवरराइड दोस टेक्स्ट, रूल और इंटरप्रिटेशन। सपोज हमें माइनर की डेफिनेशन लेनी है या हमें मेंटेनेंस की डेफिनेशन लेनी है, तो पहले तो हम किसी कस्टम या किसी इंटरप्रिटेशन, किसी टेक्स्ट, रूल को हम फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन अगर हमें यहाँ मेंटेनेंस की डेफिनेशन मिल गई है तो हमें क्या जरूरत है कि हम पुराने किसी टेक्स्ट या रूल को इंटरप्रेट करके उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें, राइट। तो दिस एक्ट विल ओवरराइड दैट टेक्स्ट और रूल। इसके बाद बी पॉइंट में ये बात करी गई है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा with the if that rule or law will be inconsistent with any provision of this act, तो उस inconsistent law को हम void declare कर देंगे या फिर इस act को override करेंगे। This act will override that rule or law, ठीक है। This is overriding effect of the act। ये एक्ट किन किन चीजों को ओवरराइड कर रहा है, किन को ओवर पावर कर रहा है एक तरह से, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 एडॉप्शन के बारे में। एडॉप्शन की डेफिनेशन हमने जान ली। एडॉप्शन का मतलब होता है एक चाइल्ड को एक फैमिली से दूसरे फैमिली में ट्रांसप्लांट करना। इसमें ये भी चीजें शामिल हो जाएगी कि जिस फैमिली में वो पहले था वहां पर जो भी उसके राइट्स थे वो सारे कट ऑफ हो जाएंगे, सारे सिवर हो जाएंगे, तब जाके दैट पर्सन कैन एंटर इनटू अ न्यू फैमिली और वहां के सारे राइट्स इस चाइल्ड को मिल जाएंगे, एज इफ दिस चाइल्ड इज अ नेचुरली बॉर्न पर्सन ऑफ दैट फैमिली, ठीक है। अडॉप्शन सेक्शन 5 में बोला जा रहा है एडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। अगर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कोई भी एडॉप्शन नहीं हुआ है तो हम मान लेंगे कि दैट एडॉप्शन इज वॉइड, ठीक है। और जो एडॉप्शन वॉइड होते हैं वो किसी भी अडॉप्टिव फैमिली में अपना राइट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैलिड अडॉप्शन ही नहीं हुई है। तो उनका जो पुराना राइट है, मतलब उनकी जो नेचुरल फैमिली या अब तक जिस फैमिली में वो रह रहे थे, वहां के कोई भी राइट्स उनके हैम्पर नहीं हो रहे हैं, किसी भी राइट्स को हम सीवर नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम पुराने फैमिली के राइट्स को नहीं छोड़ रहे हैं तो हमको नए फैमिली में राइट्स कैसे मिल सकते हैं? कोई भी एक चाइल्ड 2-3 फैमिली के तो राइट्स नहीं ले सकता ना, कि हाँ इस फैमिली में भी मैं को पार्टनरी हूँ, उस फैमिली में भी मेरी प्रॉपर्टी है। यू कैन नॉट डू दैट। तो अगर आपका एडॉप्शन ही वॉइड हो गया, वॉइड कब हो रहा है? जब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप एडॉप्शन नहीं कर रहे हैं किसी भी हिंदू चाइल्ड का, तो दैट अडॉप्शन विल बी वॉइड। और अडॉप्शन अगर वॉइड है तो हमारे पास दो चीजें होने वाली है। पहली बात कि हमारे पुराने फैमिली से, मतलब हमारे नेचुरल फैमिली से हमारा राइट्स डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है, और साथ ही साथ वी कैन नॉट एक्वायर द राइट्स इन द न्यू फैमिली या फिर अडॉप्टिव फैमिली।
सेक्शन 6 की हम बात करें तो यहाँ पर रिक्विजिट्स दे दिए गए हैं फॉर दी वैलिड अडॉप्शन। किसी भी वैलिड अडॉप्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है कि जो भी पर्सन अडॉप्टिंग है, मतलब जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है, उसके पास ये हक होना चाहिए कि वो अडॉप्शन कर सके, उसके पास ये राइट होनी चाहिए, ठीक है, उसका ये अधिकार होना चाहिए कि दैट पर्सन कैन अडॉप्ट। अब फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर में ये बात कही गई है कि अ माइनर पर्सन कैन नॉट अडॉप्ट, ठीक है, कोई भी 18 साल से नीचे का जो पर्सन है वो किसी अदर चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर तो उस चाइल्ड का राइट ही नहीं हुआ अडॉप्ट करने का, ठीक है। एंड पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज द कैपेसिटी टू डू सो। जो पर्सन किसी अपने चाइल्ड को किसी अदर पर्सन को अडॉप्ट करने के लिए दे रहे हैं तो उस पर्सन के पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि ही कैन गिव एन अडॉप्शन। एंड तीसरी बात, यहाँ पर्सन अडॉप्टेड की बात हो रही है, जो पर्सन को हमें अडॉप्ट करना है दैट चाइल्ड या दैट पर्सन शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। And adoption is made in compliance with the other conditions mentioned in this chapter. इस चैप्टर में जो भी अदर कंडीशंस दिए हुए हैं उसका भी फुलफिलमेंट जरूरी है। तो रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड अडॉप्शन में 4 बातें कही गई। पहली बात, जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है उसके पास ये राइट होना चाहिए। दूसरी बात, जो पर्सन अडॉप्शन दे रहा है उसके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि ही कैन गिव एन अडॉप्शन। तीसरी बात, जिस चाइल्ड को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं तो दैट चाइल्ड शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। एंड चौथी बात, जितने भी अडॉप्शन हमें करने हैं इस चैप्टर में जो भी अदर कंडीशंस है उसे फुलफिल करना जरूरी है। ये मैं थोड़े डिटेल में इन चैप्टर को पढ़ा दे रही हूँ बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी या किसी अदर एग्जाम्स में जहां पर मेंस में आपको लिखना रहे तो आप ये एग्जाम इस क्वेश्चन के बारे में इजिली आप लिख भी पाएंगे। और AIB में तो आपका डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है इस लॉ के बारे में। अब हम सेक्शन 7 की बात करें, कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। सी, पहले पॉइंट में हमने कैपेसिटी देखी ऑफ अडॉप्शन, कौन सा पर्सन अडॉप्ट कर रहा है उसकी कैपेसिटी हम देख रहे हैं। तो वही बात सेक्शन 7 में करी जा रही है कि कोई भी मेल हिंदू जो कि साउंड माइंड का है, साउंड माइंड का होना बहुत जरूरी है। अब साउंड माइंड की अगर नहीं है तो आप किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करके कैसे रख पाएंगे। एंड ही शुड नॉट बी अ माइनर, 18 साल से नीचे का पर्सन चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। हैज द कैपेसिटी टू टेक ऑन अ डॉटर, takes a son, okay this is son or a daughter in adoption, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, अगर उस पर्सन, मेल हिंदू की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, अगर उसकी कोई भी वाइफ है, लिविंग वाइफ अगर उसके पास है तो वो अपनी वाइफ की बिना कंसेंट के वो चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकता। लेकिन 3 ग्राउंड दिए हुए हैं, उन 3 ग्राउंड्स में वाइफ की कंसेंट की जरूरत नहीं है। पहली बात, दैट वाइफ हैज फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, ठीक है, उसने मोह माया त्याग दी है, वो तो चली गई है यहाँ से। दूसरी बात कि वो अपने हिंदू धर्म में अब नहीं है, वो उसने अपना कन्वर्जन कर लिया या किसी भी रीजन से अगर हिंदू रिलीजन उसका सीज हो चुका है, या फिर कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है दैट शी इज अनसाउंड माइंड। तो दीज आर द 3 ग्राउंड्स ऑन विच आपको अपने वाइफ की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है फॉर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। अदरवाइज बाकी सारे कंडीशंस में वाइफ की कंसेंट बहुत जरूरी है। और जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड ही शुड नॉट बी अ माइनर। एक्सप्लेनेशन में ये बात कही गई कि अगर किसी पर्सन की एक से ज्यादा वाइफ है तो उसको सारे वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी, जब तक कि ऊपर के 3 ग्राउंड अगर फुलफिल हो जा रहे हैं तो उसे नहीं कंसेंट लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी सारी वाइफ्स ने रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड, या फिर सीज कर गई हैं बीइंग अ हिंदू, या फिर दे आर ऑफ अनसाउंड माइंड, तो कंसेंट नहीं लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। अभी तक हमने मेल की बात करी, अब हम फीमेल की बात कर रहे हैं कि कोई भी फीमेल अगर साउंड माइंड की है और शी इज नॉट माइनर तो उसके पास ये अधिकार है, उसके पास ये कैपेसिटी है कि हाँ शी कैन अडॉप्ट अ सन और अ डॉटर। लेकिन अगर उसके हस्बैंड हैं, लिविंग हस्बैंड शी हैज, तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकती किसी भी सन या डॉटर को बिना अपने हस्बैंड के परमिशन के, ठीक है। और इसमें भी वही ग्राउंड फॉलो होंगे कि अगर हस्बैंड ने रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, या फिर ही हैज बीन सीज्ड टू बी अ हिंदू, या फिर कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, ओके,
कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि सच हस्बैंड इज अनसाउंड माइंड। तो इन 3 ग्राउंड्स पर हस्बैंड की परमिशन की जरूरत हमें नहीं है। वी कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड इफ वी आर साउंड माइंड एंड नॉट अ माइनर। Section 9 is talking about the persons capable of giving in adoption. See, यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जो अडॉप्शन में दे रहे हैं अपने चाइल्ड को या किसी भी चाइल्ड को। तो फादर या मदर या गार्जियन, इन 3 लोगों के अलावा कोई भी पर्सन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सके। Subject to the provisions of subsection 4, the father or mother, if alive, shall have the equal right to give a son or daughter in adoption. ठीक है, फादर या मदर अगर जीवित हैं तो उन दोनों लोगों के पास इक्वल राइट्स हैं अपने सन या डॉटर को अडॉप्शन में देने का, provided that such right shall not be exercised by either of them save with the consent of other unless one of them सी, ये वाला जो प्रोविजो है, ये वाला प्रोविजो भी हमारे ऊपर के सेक्शन से लिया गया है। अगर कोई भी एक पेरेंट, सपोज एक फादर अपने चाइल्ड को अडॉप्शन में देना चाहते हैं तो उन्हें अपनी वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर वाइफ अपने चाइल्ड को अडॉप्शन में देना चाहती है, मतलब एक मदर अगर अपने चाइल्ड को अडॉप्शन में देना चाहती है तो उसे अपने हस्बैंड की कंसेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर 3 ग्राउंड फुलफिल हो जाएं तो उन 3 मामलों में कंसेंट की जरूरत नहीं है। पहली बात, हस्बैंड या वाइफ ने अगर रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को। दूसरी बात, अगर उन्होंने सीज कर दिया है बीइंग अ हिंदू। एंड तीसरी बात कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि दैट हस्बैंड और वाइफ इज अनसाउंड माइंड। तो ये हमारे 3 ग्राउंड्स हो गए। ये पहला हो गया रिनाउंस द वर्ल्ड, ये दूसरा सीज टू बी अ हिंदू, ये तीसरी बात अनसाउंड माइंड। अब क्लॉज 4 इज सेइंग दैट जहां पर फादर और मदर दोनों डेड हैं या फिर उन दोनों लोगों ने रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को या फिर अपने चाइल्ड को ही उन्होंने अबैंडन कर दिया है, या कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अनसाउंड माइंड के। यहाँ पर 4 बातें कही गई। फादर और फादर एंड मदर दे बोथ आर डेड, या दे बोथ हैव फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, या दे बोथ हैव अबैंडन्ड द चाइल्ड, और इफ दे बोथ आर ऑफ अनसाउंड माइंड। एंड 5वीं बात की पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड हमें पता ही नहीं है कि हु इज द फादर और मदर ऑफ द चाइल्ड। तो ऐसे मामलों में जो गार्जियन होते हैं चाइल्ड के, गार्जियन कौन से पर्सन होते हैं? गार्जियन वो होते हैं जो किसी चाइल्ड की देख रेख कर रहे होते हैं। दिस इज नॉट नेसेसरी कि उस गार्जियन को उस चाइल्ड का रिलेटिव होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पर्सन अगर किसी चाइल्ड की देख रेख कर रहा है तो दैट इज नोन एज गार्जियन। तो वो गार्जियन चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकता है, लेकिन उसे परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट की। अगर वो खुद भी अडॉप्ट करना चाहता है उस चाइल्ड को तो उस मामले में भी उसे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिकॉज कोर्ट क्या करती है, कोर्ट ये सेटिस्फाई करेगी कि जो अडॉप्शन में हम दे रहे हैं किसी चाइल्ड को, या गार्जियन अगर खुद भी लेना चाह रहा है उस चाइल्ड को, तो ये वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है। देखा जाएगा कि विशेस देखी जाएगी कि चाइल्ड किसके पास रहना चाहता है, कि क्या उस चाइल्ड का फ्यूचर अच्छा होगा या नहीं, क्या, ये सारी चीजें देखी जाएगी। ठीक है, चाइल्ड के भले के लिए ही कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसे अडॉप्शन में देना है और क्या देना सही रहेगा या नहीं। ये सारी बात एट द एंड कोर्ट ही डिसाइड करती है। ठीक है, एंड एक और बात यहाँ पे कि किसी भी तरह का रिवॉर्ड इन कंसिडरेशन नहीं देना है एक्सेप्ट सच एज द कोर्ट में सैंक्शन। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन फादर और मदर में इंक्लूड नहीं होते हैं अडॉप्टिव फादर एंड मदर। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि कोई भी चाइल्ड अगर एक बार अडॉप्ट हो चुका है तो उसे हम दोबारा अडॉप्शन में नहीं दे सकते हैं। एंड गार्जियन का मतलब हो जाएगा कोई भी ऐसा पर्सन जो कि केयर करता है किसी चाइल्ड का या उसकी प्रॉपर्टी का, पर्सन एंड प्रॉपर्टी बोथ। ओके, और गार्जियन में वो लोग भी इंक्लूड हो जाते हैं जो कि फादर और मदर ने ही डिसाइड कर दिया बाय विल कि हाँ आप हमारे चाइल्ड के गार्जियन रहने वाले हैं, या फिर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि यू आर द गार्जियन ऑफ दिस चाइल्ड, तो वो सारे लोग भी गार्जियन होते हैं। और कोर्ट का मतलब हमें पता है, हमने हिंदू मैरिज एक्ट में भी पढ़ लिया है कि कोर्ट का मतलब होता है सिटी सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां पर भी चाइल्ड ऑर्डिनरली रह रहा है। ओके,
अब हम बात करने वाले हैं पर्सन हु में बी अडॉप्टेड। यहाँ पर उस चाइल्ड के बारे में बात हो रही है जिसे हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो किसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं? तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि हिंदू है। हिंदू हिंदू हम क्यों बार बार कह रहे हैं? बिकॉज हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए दैट पर्सन जिसे हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो दैट मस्ट बी अ हिंदू एंड दैट चाइल्ड हैज नॉट बीन ऑलरेडी अडॉप्टेड। कोई भी चाइल्ड अगर ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुका है तो उसे दोबारा अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है। एंड ही और शी हैज नॉट बीन मैरिड। किसी भी मैरिड चाइल्ड को भी हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर उस पर्सन के कस्टम और यूसेज में ये एप्लीकेबल है, यूसेज में ये अलाउड है कि आप मैरिड पर्सन को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जनरल रूल इज दैट कि मैरिड पर्सन कैन नॉट बी अडॉप्टेड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोई भी ऐसा चाइल्ड जो कि 15 ईयर्स से ज्यादा का है उसे हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं अनलेस उनके कस्टम और यूसेज में अप्लाई। कस्टम और यूसेज का ध्यान रखना है कि दिस इज एन एक्सेप्शन। कोई भी मैरिड पर्सन को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं जबकि कस्टम एंड यूसेज अप्लाई ना करें। किसी भी 15 साल से ज्यादा के बच्चे को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं जब तक उनके कस्टम या यूसेज में ये लागू ना हो। किसी भी हिंदू पर्सन को ही अडॉप्ट करना है और ऐसे चाइल्ड को अडॉप्ट करना है दैट हैज नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड। अब हम बात करने वाले हैं कुछ अदर कंडीशंस के बारे में जो कि एक वैलिड अडॉप्शन के लिए बहुत जरूरी है। पहली बात, अगर हम किसी सन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, एक बेटा को अगर हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो अडॉप्टिव फादर और मदर जो उसके रहेंगे, जो कपल एक चाइल्ड को, एक सन चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाह रही है, तो उसके फैमिली में कोई भी हिंदू सन सन नहीं होना चाहिए, बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, सन 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 भी नहीं होना चाहिए, बेटे के बेटा का बेटा भी नहीं होना चाहिए और खुद का बेटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और बाय अडॉप्शन लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन। अडॉप्शन के दौरान अगर कोई भी कपल एक सन को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी उनका कोई हिंदू सन नहीं होना चाहिए, सन सन नहीं होना चाहिए और सन 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 भी नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम किसी डॉटर को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो जो अडॉप्टिव फैमिली है, मतलब अडॉप्टिव फादर और मदर जो हैं, उनके पास कोई भी हिंदू डॉटर नहीं होनी चाहिए पहले से एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, या फिर उनके बेटे की भी बेटी नहीं होनी चाहिए। आप लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप देखिए या फिर अडॉप्शन देखिए, किसी भी तरीके से आपके घर में बेटी नहीं होनी चाहिए या फिर आपके बेटे की बेटी नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, तभी आप एक हिंदू डॉटर को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज यहाँ पर कही गई है कि अगर कोई मेल पर्सन किसी फीमेल को अडॉप्ट करना चाहता है, मतलब एक फादर है जो एक डॉटर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उनके बीच एटलीस्ट 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए, ठीक है। जो मेल पर्सन रहेंगे वो 21 ईयर्स एटलीस्ट बड़े होने चाहिए। और अगर कोई फीमेल अडॉप्ट करना चाहती है किसी मेल चाइल्ड को, ठीक है, फीमेल अगर मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहती है तो इसमें भी सेम ग्राउंड है कि 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए बिटवीन द फीमेल एंड सच चाइल्ड, मतलब फीमेल जो हो वो 21 ईयर्स ओल्डर रहे। एक और बात कही गई है कि सेम चाइल्ड में नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर पर्सन। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके एक चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अडॉप्ट सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है, या तो फादर कर रहे हैं, फादर अगर कर रहे हैं तो मदर की परमिशन लेके कर रहे हैं, मदर अगर अडॉप्ट कर रही है तो फादर की परमिशन लेके कर रही हैं। कोई भी 2 पर्सन साइमल्टेनियसली अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। एंड अडॉप्शन का मतलब हो जाता है कि दैट चाइल्ड मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन इन अडॉप्शन बाय द पेरेंट और गार्जियन कंसर्न, ठीक है। और एक बार अगर वो अडॉप्ट हो गया वो चाइल्ड, तो उसके सारे राइट्स सिवर हो जाते हैं फ्रॉम द नेचुरल फैमिली और उसके सारे राइट्स बन जाते हैं इन द अडॉप्टिव फैमिली, ठीक है। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता हुमाम इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस। दत्ता हुमाम एक तरह का रिचुअल था, एक तरह का प्रैक्टिस था, तो दिस इज नॉट एसेंशियल कि हम किसी भी अडॉप्शन को वैलिड बनाने के लिए हम इस प्रैक्टिस को करें, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। बस इतना ध्यान रखना है कि चाइल्ड जिसे हम अडॉप्ट करना चाहते हैं वो एक्चुअली में जो पेरेंट्स दे रहे हैं अडॉप्शन के लिए, उन पेरेंट्स को एक्चुअली में हमें देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब चाइल्ड का एक्चुअल ट्रांसफर होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन।
एडॉप्शन के क्या क्या इफेक्ट्स हो जाते हैं। इफेक्ट मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर सीधी सी बात यही लिखी हुई है कि जो भी चाइल्ड अडॉप्ट हो रहा है, सबसे पहली बात तो उसके सारे टाइज उसके नेचुरल फैमिली से सिवर हो जाने वाले हैं और रिप्लेस हो जाने वाले हैं उसके एडॉप्टिव फैमिली में। ये बात हमने बता दी। साथ ही साथ यहाँ पे 3 एक्सेप्शन दिए हुए हैं। हम अडॉप्ट तो कर रहे हैं लेकिन 3 एक्सेप्शन ये दिए हुए हैं कि आपके सारे राइट्स सिवर तो हो रहे हैं, लेकिन आप उन जगहों पे या उन लोगों से तभी भी शादी नहीं कर सकते जब आप एक नेचुरल फैमिली में थे। तो नेचुरल फैमिली में जितने आपके रिलेटिव्स थे जो आपके प्रोहिबिटेड रिलेशन में आते थे, तो आप जिनसे उस वक्त शादी नहीं कर सकते थे, आप अभी भी नहीं कर सकते हैं। सपेंडा रिलेशनशिप में जहां आप शादी नहीं कर सकते थे, आप अभी भी नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिल चुकी है, आपके नेचुरल फैमिली से आपको ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी मिल चुकी है, तो वो तो वापस नहीं जाने वाली है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अब तो मिल चुकी ना, प्रॉपर्टी मिलने के बाद आप अडॉप्ट हुए हैं। लेकिन अगर आप पर कोई लाइबिलिटी है या किसी तरह का ऐसा ऐसा राइट या ऐसा आपको मेंटेनेंस देना है किसी भी पर्सन को, मतलब आपके ऊपर अगर लाइबिलिटी है, आपको राइट्स तो मिले, राइट्स के साथ लाइबिलिटी भी आती ही है, तो अगर आपके पास मेंटेन करना है किसी रिलेटिव को या किसी फैमिली मेंबर को या किसी चाइल्ड को, अगर आपको मेंटेन करना है, किसी भी पर्सन को अगर आपको मेंटेन करना है, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप तब ये वजह नहीं दे सकते कि अब तो मैं अडॉप्टिव फैमिली का हो गया, अब तो मेरे सारे राइट्स कट गए। तो सारे राइट्स आपके सिवर हो चुके हैं, लेकिन आप अभी भी ना शादी कर सकते हैं वहां पर, ना ही आप अपने दायित्व से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग सकते हैं कि अब हम मेंटेन नहीं करेंगे। An adopted child shall not divest any person of any estate which vested in him, in her or before adoption। जो बात मैंने कही कि अगर आपके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी वेस्ट हो चुकी है ऑलरेडी, तो आपको वो रिटर्न करने की या वापस देने की जरूरत नहीं है, वो अब आपकी ही प्रॉपर्टी है। बिकॉज आप जब नेचुरल फैमिली में थे उस टाइम वो आपको प्रॉपर्टी मिली थी। तो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन। सेक्शन 12 इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन, सिर्फ आप इसकी हेडिंग भी याद रखिए और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद रखिए, तो दैट विल बी मोर देन इनफ। Section 13 is talking about right of adoptive parents to dispose of their property. See, adoptive parents के पास जो right रहता है कि हाँ वो will बना सकते हैं या किसी भी तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, तो वो राइट्स उनका कहीं से भी वायलेट नहीं होगा, वो कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है, सेक्शन 13 में ये बात कही गई है। Now comes section 14. It is talking about the determination of adoptive mother in certain cases. अब अडॉप्टिव मदर की अगर हम बात करें, तो कोई भी हिंदू हु हैज अ वाइफ लिविंग अडॉप्ट्स अ चाइल्ड, कोई भी ऐसा हिंदू पर्सन है जिसने चाइल्ड अडॉप्ट करा जिसकी वाइफ लिविंग थी, ऑफ कोर्स उसने वाइफ से कंसेंट लेके अडॉप्ट करा था, हमने बताया ऑलरेडी, तो दैट वुमेन विल बी नोन एज अडॉप्टिव मदर। ठीक है, और जहां पर कई सारी वाइफ है, किसी पर्सन की एक से ज्यादा वाइफ अगर है, तो जो सीनियर मोस्ट वाइफ होती हैं, जो सीनियर मोस्ट वाइफ रहती हैं, तो उन्हें हम अडॉप्टिव मदर मानेंगे, और जो बाकी अदर वाइफ्स हैं उन्हें हम स्टेप मदर मानने वाले हैं। तीसरी बात, अगर कोई भी विडोवर या बैचलर, मतलब जिसकी वाइफ नहीं थी या फिर जब वो पर्सन मैरिड ही नहीं था, अनमैरिड के दौरान अगर उसने कोई चाइल्ड अडॉप्ट कर लिया है, उसके बाद अगर वो किसी से शादी कर लेता है, तो दैट वुमेन विल बी द स्टेप मदर ऑफ द अडॉप्टिव चाइल्ड। स्टेप मदर होंगी, ओके, अडॉप्टिव मदर नहीं होंगी। अडॉप्टिव मदर तभी हो सकती है जब कोई पर्सन अगर चाइल्ड अडॉप्ट कर रहा है उस वक्त उसकी वाइफ लिविंग है, ठीक है, अदरवाइज स्टेप मदर। एंड यही बात फीमेल के केस में भी लागू होती है कि कोई भी अगर विडो या फिर अनमैरिड वुमेन, ठीक है, अगर अडॉप्ट कर रही है चाइल्ड को, तो उनके जो हस्बैंड होंगे इन फ्यूचर, अगर वो शादी करती हैं या फिर जो अनमैरिड डॉटर है बाद में उन्होंने शादी की, तो उनके हस्बैंड हो जाएंगे स्टेप फादर ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड। जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसके स्टेप फादर रहेंगे वो। ठीक है, सेक्शन 15 इज टॉकिंग अबाउट द वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड। एक बार हमने वैलिडली अडॉप्ट कर लिया किसी चाइल्ड को, या किसी पर्सन ने अडॉप्शन में दे दिया अपने चाइल्ड को, तो दिस कैन नॉट बी कैंसल्ड नाउ। और ना ही जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो ये कह सकता है कि अब तो मैं इस अडॉप्टेड फैमिली में नहीं रहना चाहता, मैं अपने फैमिली में वापस जाना चाहता हूँ, अपने नेचुरल फैमिली में जाना चाहता हूँ, तो दिस कैन नॉट बी डन। अडॉप्टेड चाइल्ड भी अपने राइट्स को रिनाउंस नहीं कर सकता है। सेक्शन 15
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अडॉप्शन की बात कही गई कि क्या हम वैलिड अडॉप्शन को कैंसिल कर सकते हैं, तो नो, इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस वी कैन नॉट कैंसिल द वैलिड अडॉप्शन। इवन द चाइल्ड adopted, he cannot renounce his or her status and वो अपनी फैमिली में रिटर्न होना चाहे तो he cannot do that. Section 16 is talking about the presumption as to registered document relating to adoption. यहाँ पर presumption की बात हो रही है registered document के बारे में। ठीक, कोई भी document जो कि register कर लिया गया है for the purpose of the valid adoption, तो उसे हम valid मानेंगे, उसे हम compliance मिलेंगे, उसे हम एविडेंस में यूज कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव। जब तक उस डॉक्यूमेंट को डिस्प्रूव नहीं करा गया है तो उसे हम शैल प्रेज्यूम की कैटेगरी में रखेंगे। शैल प्रेज्यूम की डेफिनेशन हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ा है, हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में भी पढ़ा है। शैल प्रेज्यूम एक तरह का मैंडेटरी प्रिजम्पशन होता है जिसे सिर्फ और सिर्फ रिबट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा अडॉप्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। एक लास्ट सेक्शन हमारे पास बचा हुआ है, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट। किसी भी तरह का हमें पेमेंट ना तो रिसीव करना है ना तो किसी और पर्सन को देना है, क्योंकि अगर हम पेमेंट दे रहे हैं तो ये तो सीधी बात हो जाएगी लाइक कि सेल का मैटर यहाँ पर आ गया। ठीक है, बायर एंड सेलर का मैटर आ गया, तो यू कैन नॉट सेल अ चाइल्ड ना। किसी अगर आप खुशी से भी किसी भी पर्सन को कंसिडरेशन देना चाह रहे हैं कि हाँ मुझे आपने चाइल्ड दिया है, तो यू कैन नॉट डू दैट। यहाँ पे सीधा सीधी सेक्शन 17 हमें प्रोहिबिट कर रहा है किसी भी तरह का पेमेंट देने से। एंड अगर कोई भी पर्सन इस क्लॉज को कॉन्ट्रावेन कर रहा है तो उस पर्सन को हम पनिशमेंट दे सकते हैं विच में एक्सटेंड अप टू 6 months, या फिर हम फाइन दे सकते हैं उसे, या फिर बोथ की भी पनिशमेंट मिल सकती है। एंड clause 3 is saying that no prosecution under this section shall be instituted without the previous sanction of the state government. अगर आपको किसी पर्सन को प्रोसिक्यूट करना है एज पर सेक्शन 17 कि उसने पेमेंट करा है, तो इस बेसिस पर अगर आपको प्रोसिक्यूट करना है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी या किसी ऐसे ऑफिसर से जो कि ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट है ऑन दिस बिहाफ। इसी के साथ आपका एडॉप्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मेंटेनेंस की बात करने वाले हैं। सी, एडॉप्शन से रिलेटेड एक केस लॉ है, आप उस केस लॉ को अपने बैरेक्ट में लिख लीजिए। दैट केस लॉ इज बसव्वा रजप्पा वर्सेस गुरु बसम्मा। बसव्वारा रजप्पा वर्सेस गुरु बसम्मा 2005 का ये केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था दैट ऑन अडॉप्शन adoptee gets transplanted in adopting family with the same rights as that of natural born son. Adopted child becomes co-partner in joint Hindu family property after serving all his ties with the natural family. इस केस में बेसिकली डेफिनेशन दी गई है अडॉप्शन की। ठीक है, कोई भी चाइल्ड है जिसे हम अडॉप्ट करवा रहे हैं तो वो ट्रांसप्लांट उसे कर दिया जाता है फ्रॉम द नेचुरल फैमिली टू द अडॉप्टेड फैमिली, और उसके सारे टाइज सिवर हो जाते हैं फ्रॉम द नेचुरल फैमिली और उसको नए राइट्स मिल जाते हैं इन दी अडॉप्टेड फैमिली। साथ ही साथ उसे कोपार्टनरीज के भी राइट मिल जाते हैं, वो कोपार्टनर भी बन जाता है एक जॉइंट हिंदू फैमिली का। ठीक है, तो एक अडॉप्टेड चाइल्ड और नेचुरल बॉर्न चाइल्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दी लॉ। ठीक है, बस एक बात है कि हम अडॉप्टेड चाइल्ड को दोबारा से अडॉप्शन में नहीं दे सकते, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारा अडॉप्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द मेंटेनेंस। मतलब टोटल 2 पार्ट्स में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाने वाला है, ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। हमने अभी तक हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट कर लिया, हमने सोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं या फिर अंडरलाइन करते चल रहे हैं बुक में, तो आई कैन अश्योर कि इन टॉपिक्स में से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला इन दी AIB एग्जाम। AIB के लिए हमारे पास अभी भी 1.5 महीने बचे हुए हैं। अगर आप जम के तैयारी करें तो डेफिनेटली आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और इस एग्जाम को आप हल्के में मत लीजिएगा, बिकॉज आपको पता है कि लास्ट ईयर अराउंड 52% स्टूडेंट्स फेल हो गए थे इस एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।